हेलो दोस्तों, क्या आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसमें कैशलेस में प्रॉब्लम आ रही है? दोस्तों, कैशलेस में प्रॉब्लम आने के कई कारण हो सकते हैं। आइए आज हम डिस्कस करेंगे उन रीजन के बारे में कि आपकी कैशलेस क्यों डिनाई हो रही, क्यों आपको एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है जब हॉस्पिटलाइजेशन। दोस्तों, मेरा नाम हरजीत सिंह मल्होत्रा है और मैं पिछले 35 साल से हेल्थ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए सेवाएं दे रहा हूं। दोस्तों, हम स्पेशलाइज करते हैं हेल्थ क्लेम्स के लिए, लाइफ इंश्योरेंस क्लेम के लिए। हमारी स्पेशलाइजेशन क्लेम सेटलमेंट की है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैशलेस क्लेम में किस तरह की प्रॉब्लम आती है और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए, क्या क्या सेफगार्ड लेके चलना चाहिए, क्या नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आज की डेट में आ रही है वो है ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल्स। आज जब हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, लोगों में हेल्थ इंश्योरेंस की अवेयरनेस आ गई है, तो कई हॉस्पिटल्स इसका गलत फायदा उठाना चाहते हैं। तो उस समय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उन हॉस्पिटल्स को ब्लैक लिस्टेड कर देती है। तो कभी भी ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में अगर आप एडमिट हो जाते हैं तो क्लेम नहीं मिलेगा। इसलिए जरूरी है जब भी हॉस्पिटलेशन हो तो अपने नेटवर्क हॉस्पिटल्स को डिटेल में देखें, अपने एडवाइजर को कांटेक्ट करें या अपनी इंश्योरेंस की जो वेबसाइट है, जिस भी कंपनी से आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसकी वेबसाइट से आपके जो ब्लैकलिस्टेड हॉस्पिटल है और नेटवर्क उसको चेक जरूर। दूसरा दोस्तों, इसमें आती है कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी हम लोग एडमिट हो जाते हैं। कोशिश कीजिए जब भी एडमिट होना है तो नेटवर्क हॉस्पिटल में ही जाइए। यस, उसमें ही जाइए। नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट अवॉइड कीजिए अनलेस हमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी इमरजेंसी ना हो कि हमें वहां पर जाना पड़ रहा है। नेटवर्क हॉस्पिटल में एक तो कैशलेस आपका बहुत स्मूथली हो जाएगा और आपको कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। छोटे मोटे जो डिडक्टेबल्स होते हैं या एडमिशन फीस होती है वही देनी पड़ती है, अदरवाइज उसमें कोई भी पैसा आपको नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं देना पड़ता। आज तो जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है इसने प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल भी बना रखी है। उसमें स्पेशल प्रोवाइडिंग हॉस्पिटल भी है। प्रथम हॉस्पिटल भी आ गया है जिसमें आप जाइए, आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा, सारा कुछ आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा और आप बिल्कुल जो है फ्री होके वहां से आएंगे, ठीक होके आएंगे। तीसरी चीज जो दोस्तों वो है ऐसी सर्जरीज जो वेटिंग पीरियड में आती है, स्पेसिफिक सर्जरी। नॉर्मली वो सारी सर्जरी है जो 2 साल की वेटिंग में होती है, जैसे स्टोन्स हैं, पाइल्स हैं, हर्निया है। इस तरह की जो 10-12 सर्जरीज होती हैं, ये 2 साल की स्पेसिफिक सर्जरी है, वेटिंग में आती है, जो मेडिसिन से प्रोलॉन्ग की जा सकती है। इस तरह की सर्जरी के लिए अगर आप जा रहे हैं और आपकी पॉलिसी को 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, उसमें भी आपका क्लेम डिनाई होगा, कैशलेस के लिए भी, और रिवर्समेंट भी नहीं मिलेगी। साथ में ही अगर हम ये वेटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं तो वेटिंग पीरियड में आता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। आपकी पॉलिसी लेने से पहले अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो भी, जो उसकी स्पेसिफिक टाइम है 3 साल या 4 साल का वेटिंग पीरियड जनरली होता है, तो वो 3 साल या 4 साल तक वो क्लेम नहीं मिलेगा। अगर वो विद इन द वेटिंग पीरियड है तो उसका क्लेम आपका कैशलेस भी नहीं होगा और रिइंबर्समेंट नहीं होगा। दोस्तों, जो नेक्स्ट क्लॉज, जो नेक्स्ट रीजन बनता है जब वो जनरली देखने को मिलता है, वो है नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। हमारी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर, हमने उस समय जब पॉलिसी ली या तो अनजाने में हमारे से रह गई, या कई लोग, मैंने देखा इतने साल में कई लोग स्मार्टनेस करते हैं कि यार क्या पता चलेगा, मुझे शुगर है, किसी को क्या मालूम है कब से। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। जब हम हॉस्पिटलाइज होते हैं, कई बार हम खुद इस पोजीशन में नहीं होते कि हम डॉक्टर को ये सारी चीजें बता सके, और हमने वो स्मार्टनेस की हमारे नियर एंड डियर को नहीं पता। और उस समय हॉस्पिटलाइजेशन के समय हमारे नियर डियर हमें वो इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो वो सारी हिस्ट्री बता देती है। जब वो हिस्ट्री उसमें आ जाती है और पॉलिसी क्लॉज में लिखा हुआ है, आपके पॉलिसी कंडीशंस में लिखा हुआ है कि आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया, तो क्लेम नहीं मिली। जब भी आप पॉलिसी लें उसमें अपनी डिटेल सारी बताएं, आप कब कब हॉस्पिटलाइज हुए और आपकी कौन सी रेगुलर मेडिसिन चल रही है, ये बताना बहुत जरूरी है। उस समय 3 साल की, 4 साल की, जो भी आप जिस तरह की प्रोडक्ट ले रहे हैं,
उसमें वेटिंग पीरियड लग जाएगा। वेटिंग पीरियड लगवाना अच्छी बात है, छुपाना बहुत बुरी बात। दोस्तों एक और बहुत जनरल क्लेम में चैलेंज आता है, वो है कि हॉस्पिटलेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कंपनी कहती है कि इसमें हॉस्पिटलेशन चाहिए ही नहीं। तो वो कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब कंपनी इस तरह का ऑब्जेक्शन लगाती है और आपका क्लेम जो है कैशलेस के लिए डिनाई हो जाता है। जनरली जो इलनेस होती है, जैसे कोई वायरल हो, डिहाइड्रेशन हो गई, इस तरह के जब सर्कमस्टेंसेस आते हैं, तो उस समय होता क्या है, आपके वाइटल्स जो है हॉस्पिटलाइजेशन के वो बताते हैं कि आप तो गए थे वायरल के कारण, आपको टेम्परेचर था। लेकिन हॉस्पिटल का वाइटल चार्ट कहता है कि आपका टेम्परेचर तो जितनी देर हॉस्पिटलाइजेशन की 98, 99, 98, 99 ही रहा। तो उसमें तो हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। आप ओपीडी में भी आप डॉक्टर को कंसल्ट करके घर में रेस्ट करके उसको ठीक हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है, फिर भी आप हॉस्पिटलाइजेशन हुए, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हुए थे? आपके पास उस समय प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि जब आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आए थे, तो उससे पहले आपका टेम्परेचर जो है 102, 103 रहा है। आपने उसमें उसके लिए ओपीडी में मेडिसिन ली है, तो आपके पास वो ओपीडी स्लिप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास वो ओपीडी स्लिप नहीं है, आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, उससे 2-3 दिन पहले जब आप हॉस्पिटलाइज़ हुए, क्योंकि जब भी हम जाते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के लिए इस वायरल के केस में, जब कोई टेम्परेचर होता है, हाई फीवर होता है, तो एकदम से हमें फीवर हुआ और हम हॉस्पिटलाइज़ नहीं हो जाते। उससे पहले हम कोई ना कोई मेडिसिन लेते हैं, 2-3 दिन उसको चेक करते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर ठीक नहीं हो रहा और डॉक्टर एडवाइस करता है, भई आपने इतने दिन मेडिसिन ले ली, अब आपको आईवी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, तभी आप ठीक होंगे, आपका ओरल से नहीं चलेगा। तो उस समय वो हिस्ट्री साथ में अगर लगी होगी तो कभी कैशलेस डिनाई नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास वो हिस्ट्री नहीं है और हॉस्पिटल के वाइटल्स कह रहे हैं कि टेम्परेचर 98, 99 ही रहा है, जितने दिन भी आप हॉस्पिटल 3-4 दिन रहे, तो वो क्लेम डिनाई हो सकता है और जनरली वही क्लेम डिनाई होते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आपकी पहली हिस्ट्री है, तो उसको साथ में लेके जाएँ। अगर उस समय जब आपने हॉस्पिटल में कैशलेस तो आपका हो ही जाएगा। अगर किसी कारण से नहीं हो रहा और आपको रिइंबर्समेंट के लिए जाना पड़ रहा है, तो उस समय हॉस्पिटल के जो वाइटल्स हैं आप जब रिकॉर्ड लेते हैं उसको चेक कीजिए और ट्रीटिंग हॉस्पिटल जो है और ट्रीटिंग डॉक्टर जो है, उससे एक लेटर ज़रूर लिखवाइए कि उन्होंने हॉस्पिटलाइजेशन किस सर्कमस्टेंसेस में की थी। वो आपकी उस एविडेंस ओपीडी स्लिप का रेफरेंस देके लिखेंगे कि ये इनका पहले था, ये इनकी पहले रिपोर्ट्स थी। सिर्फ ओपीडी स्लिप नहीं, उस समय की रिपोर्ट्स भी आपकी बोलेंगी कि ये इनको प्रॉब्लम थी और उसके बाद हमने ट्रीटमेंट किया और ये रिपोर्ट नॉर्मल इस तरह आई। तो जब वो दोनों चीज़ें मिलेंगी तो क्लेम ज़रूर सेटल होगा। दोस्तों एक और जो प्रॉब्लम आती है जिसमें कैशलेस लेने में हमें प्रॉब्लम आती है और कैशलेस डिनाई हो जाता है, वो है नॉन एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। कई बार हम हमें फ़ील हुआ है, मेरा थोड़ा ना भारीपन लग रहा है सीने में और कहीं मुझे हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं। हम हॉस्पिटल जाके एडमिट हो जाती है एक पैनिक में। एडमिट होते हैं, हमने ईसीजी करवाई, हमने टीएमटी करवाई, हमने इको कराई और सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। लेकिन हम 1 दिन या 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, वो क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें कोई भी एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए हम अगर हॉस्पिटलाइज़ हो रहे हैं, तो वो क्लेम नहीं मिलेगा, वो क्लेम डिनाई होगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए जा रही है, तो हॉस्पिटलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लगते हैं, आप हॉस्पिटल में ओपीडी में वो सारे डायग्नोज़ करवाइए और अगर वो डायग्नोज़ किए हैं, पॉज़िटिव है और उसके बाद भी अगर विदिन 3 मंथ्स, क्योंकि आपको प्री हॉस्पिटलेशन एक्सपेंसेस जो है क्लेम कंपनी में कर सकते हैं। अगर प्रोसीडिंग टू आपके जो डायग्नोस्टिक हुए हैं, उसमें आपका हॉस्पिटलेशन हो जाता है विदिन 90 डेज़, तो आपकी वो क्लेम जो एक्सपेंसेस है वो क्लेम हो जाएँगे। अगर नहीं हुआ तो वो क्लेम नहीं हो सकते। तो उस चीज़ का लालच मत कीजिए। इस तरह आप भी परेशान होते हैं, कंपनी की भी कॉरस्पॉन्डेंस बढ़ती है। इस तरह के काम नहीं करने। सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए जो हम अपने टेस्ट करवाते हैं, वो आपको क्लेम में नहीं मिलेंगे। अगर उसमें एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, नहीं मिलेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखें। आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको क्लेम ज़रूर मिलेगा। आपका वैलिड रीज़न है, सर्जरी जनरली मिलती ही मिलती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इलनेस है, जिसमें फ़ीवर है, वायरल्स हैं,
डिहाइड्रेशन है, इस तरह की जो छोटी-मोटी प्रॉब्लम आती हैं, उसमें प्रिकॉशन ज़रूर रखें। तो दोस्तों ये सारी प्रिकॉशंस करने ज़रूरी है। अ, आप इन प्रिकॉशन के साथ चलेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले अपनी लिस्ट को चेक कीजिए। मेरे पास से जिसने भी पॉलिसी करवाई है, हम हर किसी को लिस्ट हर साल प्रोवाइड करते हैं। फिर भी आप जाने से पहले, क्योंकि कई बार कोई हॉस्पिटल नया ऐड हो चुका होता है और कई हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड हो चुका होता है। डी पैनल हो सकता है, डी लिस्टेड हो सकता है, उसको चेक ज़रूर कीजिए। इस तरह आप बेफ़िक्र होके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। टेंशन फ्री आपका क्लेम सेटल होगा। आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, कंपनियाँ क्लेम देने के लिए ही बैठी हैं। सिर्फ कुछ चीज़ों का चेक करना बहुत ज़रूरी है। कंपनी कभी भी अपने कस्टमर को क्लेम डिनाई नहीं करना चाहती, वो क्लेम देना चाहती है। हम अपने वो प्रिकॉशंस जो हैं, अपनी अवेयरनेस है, अपनी अलर्टनेस है, उसको बना के रखें। विश यू हेल्दी लाइफ। ऑल द बेस्ट। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लेके आ रहे हैं हम, जिसमें आपको आपके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, आपकी लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, आपकी टर्म इंश्योरेंस के बारे में और आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल में हम बताएँगे। हमारे साथ बने रहिएगा और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट।